जय मां शारदे, आपको सादर प्रणाम। नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान सोनी मारवाड़ की धरती जोधपुर से आपके सामने एचपीएस एजुटेक प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम ज्योग्राफी का अगला चैप्टर, दोस्तों कल हमारा चैप्टर आया था सूर्य से संबंधित जानकारी, और अब जो है चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, उनसे संबंधित जो भी जानकारी है आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। साथियों, हमारी डाली गई जो भी सामग्री है, अगर आपको पसंद आ रही हो तो ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने इस भाई का सपोर्ट करें। साथियों, थैंक यू वेरी मच। आइएगा, चंद्रमा, चंद्रमा से संबंधित जानकारी जितनी भी है आपके सामने रख रहा हूं, जिसे मून कहते हैं अंग्रेजी में, मून। देखिए साथियों, सबसे पहले तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। देखो, हमारी आकाशगंगा के ब्लज भाग यानी केंद्रीय सीमा के पास में सूर्य स्थित है, और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो पिंड होते हैं उसको कहते हैं प्लेनेट यानी ग्रह, और ग्रहों के जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनको कहते हैं उपग्रह। तो ग्रह साथियों 8 है, मैं पढ़ा चुका हूं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब इन ग्रह, हमारा ग्रह है पृथ्वी, और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है उपग्रह चंद्रमा। देखो, शुरुआत होती है बुध शुक्र से, कोई उपग्रह नहीं है साथियों, उपग्रहों को सैटेलाइट कहते हैं। ध्यान रखना, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, तो आपको एग्जामिनर किसी अन्य ग्रह के उपग्रह पूछ रहा हो तो वो ऐसा भी लिख सकता है जैसे शनि ग्रह के कितने चंद्रमा है, आपको समझ में आ जाना चाहिए उपग्रह पूछ रहा है। शुरुआत होती है पृथ्वी से, तो पृथ्वी का एक उपग्रह है जिनका नाम है चंद्रमा। तो पहली बात नोट करना, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह। साथियों, हर बात मैं नहीं लिखूंगा, ध्यान से सुनना, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह। मैं ये मानकर चल रहा हूं कि लगभग आप जो व्यक्ति है ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, तो इतना तो आपको अनुभव होगा। साथियों, दूसरी बात, आवाज पर ज्यादा ध्यान दें, लिखावट पर कम, क्योंकि लिखावट ज्यादा कोई नहीं पूछता है। अब वो जमाना नहीं रहा, कोई 6ठी 7वीं का ट्यूशन क्लास नहीं है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। साथियों, ध्यान से सुनना, चंद्रिकी, चंद्रिकी, चंद्रिकी या सेलेनोलॉजी, सेलेनोलॉजी क्या होती है साथियों? चंद्रमा से जुड़ी विज्ञान की वह शाखा जिसमें चंद्रमा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी का अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं अपन सेलेनोलॉजी। कंसेप्ट क्लियर हो गया? यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें चंद्रमा का अध्ययन होता है, चाहे फिर वो चंद्रमा के किसी भाग का हो, उसे अपन सेलेनोलॉजी के नाम से जानते हैं। साथियों, कंसेप्ट क्लियर? चलिए, अब देखो दोस्तों, चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। ग्रहों के पास में खुद का प्रकाश नहीं होता, उपग्रहों के पास में भी खुद का प्रकाश नहीं होता। खुद का प्रकाश होता है तारों के पास में, और तारे अपने स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं। तारों का टिमटिमाना अपवर्तन का सूचक होता है। तारों का ये जो प्रकाश है साथियों, ये तापमान का सूचक होता है। तो ये जितने भी ग्रह और उपग्रह हैं, तारों का प्रकाश से ही चमकते हैं, यानी तारों का प्रकाश इन पर पड़ता है और वापस परावर्तित होता है, रिफ्लेक्ट, तो वो चमकता है। तो ध्यान से सुनना, चंद्रमा जो है साथियों, चंद्रमा, यह चंद्रमा का व्यास जो है पृथ्वी का 1/4 भाग है, यानी पृथ्वी का व्यास 12,756 है मान लो, तो इनका व्यास लगभग 3700 मीटर है। ध्यान से सुनना, वापस बोल रहा हूं, पृथ्वी का व्यास कितना है? 12,756 वर्ग किलोमीटर, जबकि चंद्रमा का जो है 3700 के लगभग होगा। इतना याद रखना, 3,776 बताया जाता है साथियों। थोड़ा इतना कंसेप्ट आपको क्लियर भी कर देता हूं, लेकिन ध्यान रखना, चंद्रमा जो है पृथ्वी के व्यास का 1/4 हिस्सा रखता है। ठीक है ना साथियों? ये केएम है साथियों, मीटर नहीं है, 6000। हाँ, ध्यान रखना, तो 1/4 हिस्सा है पृथ्वी के व्यास का। चंद्रमा की जो जीवन अवधि होती है वो पृथ्वी के समान लगभग 4.6 बिलियन वर्ष मानी जाती है। ध्यान से सुनना, अब साथियों होता यूं है कि चंद्रमा का प्रकाश जो है, चंद्रमा पर प्रकाश कैसे आता है, चंद्रमा चमकता कैसे है, तो देखिएगा, सूर्य
चंद्रमा और पृथ्वी जो है एक सापेक्ष स्थिति में रहते हैं। हालांकि इनकी स्थितियां परिवर्तित होती रहती है, लेकिन सूर्य का प्रकाश जो है वो चंद्रमा पर पड़ता है। ध्यान रहे, चंद्रमा पर पड़ता है, तो जिस भाग पर प्रकाश पड़ता है साथियों, वो भाग प्रकाश वापस रिफ्लेक्ट होता है। तो सामने वाला जो भाग रिफ्लेक्ट यानी परावर्तित प्रकाश के कारण चमकता है। सूर्य के प्रकाश के सामने वाला भाग जो है परावर्तित प्रकाश के कारण चमकता है, और वो चमकने वाला भाग ही केवल हमें दिखाई देता है, केवल हमें दिखाई देता है। ध्यान से सुनना दोस्तों, सूर्य के प्रकाश से, सूर्य के परावर्तित यानी सूर्य का प्रकाश यहाँ आया, वापस रिफ्लेक्ट हुआ, पृथ्वी से भी होता है भाइयों, तो वापस रिफ्लेक्ट हुआ, वही भाग चमकता है, वही भाग हमें दिखाई देता है। तो ध्यान रहे, चंद्रमा का पूरा भाग हमें नहीं दिखाई देता, केवल 59% भाग, कितना भाग, 59% भाग जो है हमें चंद्रमा का दिखाई देता है। कोई डाउट? चलिए अब देखिए दोस्तों, चंद्रमा की घूर्णन अवधि, चंद्रमा की जो घूर्णन अवधि है वो घूर्णन अवधि और चंद्रमा की घूर्णन अवधि व परिक्रमण अवधि लगभग एक समान ही है। घूर्णन का मतलब परिक्रम, भ्रमण और परिक्रमण, यह दोनों अवधि लगभग एक समान ही है। वो होती है साथियों 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट होती है, 43 मिनट होती है। यानी साथियों चंद्रमा की घूर्णन गति और परिक्रमण गति लगभग एक समान है, 27.5 दिन होती है। कंसेप्ट क्लियर हो गया। चंद्रमा अपने अक्ष पर, ध्यान से सुनना, चंद्रमा अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुका हुआ है। चंद्रमा अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुका हुआ है साथियों। ध्यान रखना, चंद्रमा का दोस्तों, अब जो अभी मैंने आपको प्रकाश वाला चमकने वाला भाग बताया, थोड़ा सा ध्यान से वापस बैक की ओर जाते हैं। चंद्रमा का ये जो भाग दोस्त चंद्रमा है, तो इसके ये भाग जो चमकता है ना साथियों, इस चमकीले भाग को चंद्रमा का पर्वतीय क्षेत्र मानते हैं। ध्यान से सुनना एक एक चीज को, चंद्रमा के इस चमकीले भाग को पर्वतीय क्षेत्र मानते हैं। और इसके अंदर आपको जैसे धब्बे दिख रहे हैं दोस्तों, तो ध्यान से सुनना, धार्मिक मान्यता में तो बताया जाता है गौतम ऋषि के द्वारा डाले गए धब्बे, वो आप अलग रखिएगा, क्योंकि हम एक साइंस के स्टूडेंट या ज्योग्राफी के स्टूडेंट के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा भाइयों। तो ध्यान रखना, यह जो धब्बे हैं ये मैदानी क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। ध्यान से सुन लेना, चंद्रमा के ये प्रकाशमान क्षेत्र जो है ये तो पर्वतीय क्षेत्र, और काले रंग के जो धब्बे दिखे जाते हैं ना अपने को, ये मैदानी क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। कोई डाउट साथियों नहीं होना चाहिए। अब देखो, चंद्रमा ये हो गया। अब चंद्रमा के पर्वतीय क्षेत्र की बात करूं तो ध्यान से सुनना, मैं आपके यहां पर लिख रहा हूं, चंद्रमा पर सर्वोच्च पर्वत जो है, चंद्रमा का सर्वोच्च पर्वत जो है वो लिबनिट्ज पर्वत है, वो लिबनिट्ज पर्वत है भाइयों, लिबनिट्ज पर्वत। और इसकी जो ऊंचाई है वो 10,660 मीटर बताई जाती है। कितनी मीटर है? 10,660। यह चंद्रमा का सर्वोच्च पर्वत है, लिबनिट्ज पर्वत। तो इतना आप ध्यान रखें, 59% भाग हमें चंद्रमा का दिखाई पड़ता है। अब देखो, हम आते हैं वापस परिभ्रमण और परिक्रमण में। और साथियों, चंद्रमा का जो प्रकाश होता है वो पृथ्वी पर पहुंचने में 1.25 सेकंड, यानी लगभग साथियों ध्यान रखना 1.25 सेकंड का समय लगता है। 1.25 सेकंड का समय लगता है चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। कोई डाउटफुल नहीं होना चाहिए, 1.25 सेकंड। ठीक है भाइयों, चलिए अब देखते हैं। चंद्रमा की घूर्णन अवधि और परिक्रमण अवधि लगभग एक समान है, लेकिन साथियों चंद्रमा का पृथ्वी के किसी भी भाग के वापस सामने आने में समय लग जाता है लगभग 30 दिन, 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट लग जाती है साथियों। रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए आपका। वापस बोल रहा हूं, चंद्रमा की घूर्णन और परिक्रमण अवधि तो 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट ही होती है, लेकिन चंद्रमा जो है पृथ्वी के किसी भी भाग या किसी भी मध्याह्न के रेखा के सामने आने में 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट का समय लेता है, जिसे अपन लगभग में 30 दिन बोल देते हैं, 30 दिन बोल देते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ साथियों कि अमावस्या से लेकर
पुनः अमावस्या आएगी तब तक 30 दिन गुजरना पड़ेगा, या पूर्णिमा से वापस पूर्णिमा आएगी तब तक 30 दिन, यानी जिस दिन चंद्रमा बिल्कुल नहीं है वो दिन वापस आने के लिए अपने को 30 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात आपको? तो ध्यान रहे साथियों, यह तो हुई हमारी यहां पर कंसेप्ट। अब सुनना, चंद्रमा जो है चंद्रमा जो है साथियों अमावस्या की तिथि को बिल्कुल भी नहीं उदय होता, बिल्कुल नहीं दिखाई देता। इस अमावस्या को कहते हैं नया चांद। बिजली ने धोखा दे दिया भाइयों, नया चांद कहते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, नया चांद कहते हैं। और पूर्णिमा जो होती है भाइयों इसे कहते हैं पूरा चांद। पूर्णिमा जो होती है ना इसको पूरा चांद कहते हैं, फुल मून। अब ध्यान से सुनना, नया चांद अमावस्या को कहते हैं। अब अमावस्या से लेकर चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य की स्थिति जो होती है एक समान कभी नहीं रहती, स्थितियां फेरबदल होती रहती है। थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा साथियों, बिजली चली गई तो एक समान कभी नहीं रहती, स्थितियां परिवर्तित होती रहती है। तो ध्यान से सुनना, जब ये स्थिति परिवर्तित होती है तो दोस्तों 15 दिन तक तो क्या होता है, चंद्रमा का आकार बढ़ता रहता है और 15 दिन तक चंद्रमा का आकार घटता रहता है। जैसे अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक की बात करूं तो चंद्रमा का आकार घटेगा, आकार घटेगा, इसलिए ध्यान रखना आकार घटेगा। इस स्थिति में इसे कहते हैं कृष्ण पक्ष और बद्धी, इसे अपन सामान्य ज्योतिष में बद्धी के नाम से। ध्यान से सुनना, अमावस्या से पूर्णिमा तक आएंगे तो चंद्रमा का आकार घटेगा। इस सिचुएशन में चंद्रमा हमें पूर्व दिशा में उदय होते हुए दिखाई देगा, जबकि साथियों पूर्णिमा से अपन अमावस्या की ओर जाएंगे तो चंद्रमा बढ़ेगा। समझ में आई बात आपको साथियों? पूर्णिमा से अपन जो है गलत बोल दिया, ध्यान से सुनना, अमावस्या के बाद में साथियों पूर्णिमा में जो चंद्रमा होता है वो हमें एकम की ओर पश्चिम दिशा में उदय होता हुआ दिखाई देगा और ध्यान रहेगा यहां चंद्रमा बढ़ेगा। लेकिन अब ध्यान से सुनना, पूर्णिमा के बाद वाली बात करूं तो चंद्रमा पश्चिम की ओर उदय होगा। अमावस्या तक चंद्रमा जो है घटेगा और घटता घटता बिल्कुल दिखना बंद हो जाएगा। कंसेप्ट डाउटफुल हुआ तो वापस चेक कर रहा हूं। देखिए दोस्तों, अमावस्या को चंद्रमा बिल्कुल नहीं होता, इसे कहते हैं नया चांद। ठीक है, नया चांद का मतलब हुआ कि आगे वाले दिन जो है अमावस्या के बाद वाला जो दिन आएगा उस दिन चंद्रमा पश्चिम की ओर उदय होगा और धीरे 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 15 दिन तक चंद्रमा बढ़ेगा। ठीक है, और साथियों जैसे ही पूर्णिमा आई चंद्रमा पूरा होगा और अगले दिन जो अमावस्या, अगले दिन जो होगी पूर्णिमा के बाद वाला जो दिन होगा उस दिन चंद्रमा हमें पूर्व दिशा में उदय होता हुआ दिखाई देगा और उस दिन से 15 दिन तक चंद्रमा धीरे धीरे घटेगा। अब सुनना, पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक का जो 15 दिन होता है वो चंद्रमा घटता है, इसे कृष्ण पक्ष कहते हैं, बद्धी कहते हैं साथियों। कंसेप्ट क्लियर हो गया? ध्यान से सुन लेना। अब देखो, इस कृष्ण पक्ष में तीसरे चौथे दिन की बात करूं, चौथा दिन समझ लो, तो चंद्रमा का 3/4 भाग हमें दिखाई देता है और इसका नाम रखा जाता है कुबड़ा चांद। क्या कहते हैं भाइयों? कुबड़ा चांद कहते हैं। जबकि 11वीं 12वीं रात को, 11वीं या 12वीं रात को चंद्रमा का 8वां हिस्सा हमें दिखाई देता है, इसे हंसिया चांद की संज्ञा दी जाती है। और दोस्तों चंद्रमा का बढ़ना व घटना यह क्या कहलाता है साथियों? चंद्र कलाएं कहलाता है। कंसेप्ट क्लियर हो गया? चलिए अब देखते हैं, अपन आगे बढ़ रहे हैं। देखो, यह कृष्ण पक्ष में होता है, तीसरी चौथी रात को 3/4 चंद्रमा दिखाई देता है, कुबड़ा चांद, और 11वीं 12वीं रात को 8वां हिस्सा चंद्रमा का दिखाई देता है, हंसिया चांद कहते हैं। दोस्तों प्रतिदिन चंद्रमा 50 मिनट देरी से उगता है या 50 मिनट देरी से अस्त होता है। ध्यान से सुनना, अगर पूर्णिमा अमावस्या के बाद में पूर्णिमा आएगी तो अमावस्या के बाद वाले दिन से दोस्तों चंद्रमा अस्त होगा तो वो होगा 50 मिनट देरी से। उगा हुआ ही हमें दिखेगा शाम के समय, लेकिन अस्त होगा वो। और पूर्णिमा के बाद में अमावस्या तक चंद्रमा उदय होगा साथियों, प्रतिदिन 50 मिनट देरी से होगा। इसे सामान्य रूप में एक घटी कहते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो गया? चलिए अब दोस्तों यह जो ध्यान रखना, 30 दिन की जो अवधि थी ना जो मैंने आपको बताई, यह 29 दिन 12 घंटा लगभग 30 दिन, इसे एक चंद्रमास की संज्ञा दी जाती है। एक चंद्रमास 29 दिन लगभग 12 घंटा 44 मिनट है। ठीक है ना भाइयों?
44 मिनट, यह चंद्रमास कहलाता है। एक चंद्र वर्ष में 354 दिन होते हैं, ध्यान से सुनना भाइयों, 354 दिन होते हैं। तो हमारे हिंदुओं में जो सन है जैसे विक्रम संवत, इसी प्रकार मुसलमानों में हिजरी संवत, यह जो सन होते हैं साथियों चंद्र वर्ष पर आधारित होते हैं। चंद्र वर्ष होता है 354 दिन का और सौर वर्ष जो होता है वो 365 दिन का जो ईस्वी सन है। तो ईस्वी सन 365 दिन का होता है, सौर वर्ष पर आधारित है, और यह 354 दिन का। दोनों में अंतर कितना हो गया भाइयों? 11 दिन का लगभग। तो ध्यान रखना, एक महीने में दिन होते हैं लगभग 30 या 31 ईस्वी सन में, तो 11 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो लगभग 33 दिन बनेगा, और इस 33 दिन का लगभग बनता है एक महीना। इसीलिए विक्रम संवत हो चाहे हिजरी संवत हो, उसमें हर तीसरे साल में एक महीना जोड़ दिया जाता है, जिसे सामान्य ज्योग्राफी में अधिक मास या लौंद मास कहते हैं। स्थानीय क्षेत्र में तेरूड़ी या 13वें महीने के नाम से भी जानते हैं साथियों। तो यह तो बात हुई हमारी सौर व चंद्रमा। अब देखो चंद्र कलाओं में जब साथियों अमावस्या के बाद तो घटेगा, पूर्णिमा के बाद जो है अमावस्या के बाद वाला जो दिन होगा एकदम, वहां से चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ेगा और पूर्णिमा के बाद से घटेगा। तो यह तो हुई हमारी यहां पर बात। अब देखो सुनो, हर कोई भी खगोलीय पिंड जो होता है साथियों, वो केपलर साहब की ग्रहों की गति के नियम बात करें तो केपलर साहब ने 3 ग्रहों की गति के नियम दिए थे। उस नियम की बात करें तो कोई भी खगोलीय पिंड जो होता है ना, वो अन्य पिंड के चारों ओर जो चक्कर लगा, जैसे मान लो ये पृथ्वी है तो दीर्घ वर्ताकार पथ में इसके उपग्रह जो है चक्कर लगाएंगे। यह भी सूर्य के दीर्घ वर्ताकार, यह जो है ना दोस्तों एप्टिकल जिन्हें कहते हैं सामान्य रूप में दीर्घ वर्ताकार कक्ष में चक्कर लगाता है, जिनका मतलब क्या होता है कि पूर्ण रूप से गोल नहीं होता है। अब यह मान लो पृथ्वी है, यह चंद्रमा है साथियों, यहां से इधर आया, यह चक्कर लगा रहा है, देखो यह चक्कर लगा रहा है। अब सुनना, यह पृथ्वी के चंद्रमा एक बार नजदीक आ गया और एक बार दूर जा गया, सेम वही चंद्रमा और पृथ्वी की सिचुएशन है। अब ध्यान से सुनना, चंद्रमा की औसत दूरी पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? तो वो है साथियों 3,84,365 किलोमीटर। ध्यान से सुनना, चंद्रमा और पृथ्वी की औसत दूरी तो कितनी है? 3,84,365 किलोमीटर है, कोई डाउट वाली बात नहीं। सुनना, अब दोस्तों चंद्रमा पृथ्वी के एक बार दूर जाता है, ठीक है ना, इसे अपन घटना को कहते हैं अपोजी। क्या कहते हैं भाइयों? अपोजी, और हिंदी में कहते हैं अपभू, 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 और इसे ही कहते हैं चंद्र नीच। क्या कहते हैं साथियों? चंद्र नीच, यानी चंद्र उच्च भाइयों, चंद्रमा ऊंचा गया है तो चंद्र उच्च कहते हैं इसको। तो ये तीनों ध्यान रखना दूरी के समय होती है। जिस प्रकार सूर्य और पृथ्वी में अपसोर एपीहेलियन होता है, इसी प्रकार अपोजी, अपभू, चंद्र उच्च। यह घटना जब होती है तो अपभू के समय दूरी कितनी बन जाती है साथियों? 4,07,000 किलोमीटर बन जाती है। ध्यान रखना, एवरेज में 4,07,000, कहीं पर आपको 4,06,699 भी लिखा हुआ मिल सकता है। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है साथियों, इतना याद रखना, 4,07,000 किलोमीटर। कंसेप्ट क्लियर हो गया? चलिए अब देखो चंद्रमा यहां पर आया साथियों, यह दूरी क्या हो गई? कम हो गई। तो इस घटना को कहते हैं पेरोजी। क्या कहते हैं भाइयों? पेरोजी कहते हैं, उपभू कहते हैं। क्या कहते हैं? उपभू कहते हैं, और चंद्र नीच भी कहते हैं, क्योंकि चंद्रमा क्या हो गया? नीचा हो गया। अब तो इस तीनों घटनाओं के समय जो दूरी होती है भाइयों, वो होती है 3,56,000 किलोमीटर। कहीं पर इसके साथ में 399, 3,56,399 भी लिखा मिल सकता है। एक एक आंकड़ा याद नहीं रहेगा, इसलिए अप्रोक्सीमेटली 3,56,000 आप जरूर याद रखिएगा, कोई डाउट नहीं। चलिएगा अब देखते हैं आगे की ओर। यह तो हुई साथियों चंद्रमा के बारे में बात। अब देखो चंद्रमा का और क्या खास है, अपन वो बात कर लेते हैं। तो एक होता है दोस्तों चंद्र ग्रहण। देखो चार आपके सामने एक एक चंद्रमा के बारे में जो भी जानकारी है एक ही वीडियो में अवेलेबल हो जाएगी। चंद्र ग्रहण, सुपर फ्लावर मून, सुपर फ्लावर मून की घटना, ब्लू मून की घटना, ब्लू मून की घटना, ये तीनों अपन एक साथ में ही रख लेते हैं। देखो साथियों चंद्र ग्रहण, हमारा ग्रह है पृथ्वी और पृथ्वी का उपग्रह है सैटेलाइट हमारा चंद्रमा,
और सूर्य के तारों के प्रकाश से चमकता है। हमें भी प्रकाश सूर्य से ही प्राप्त होता है। अब देखो, यह सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, यह तीन है साथियों। तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा दोस्तों रहते तो सापेक्ष स्थितियों में ही है, लेकिन इनकी स्थिति परिवर्तन होती रहती है। लेकिन जैसे ही ये साथियों एक सीध वाली स्थिति में आ जाए तो इस घटना को अपन सूर्य ग्रहण, सॉरी चंद्र ग्रहण कहेंगे। यानी चंद्रमा, पृथ्वी और नहीं, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, ध्यान से सुनना, चंद्रमा के दोनों ओर सूर्य और पृथ्वी आ जाए, या सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी, ध्यान से सुनना, यह सूर्य है, यह पृथ्वी है, चंद्रमा, तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में अगर पृथ्वी आ जाए तो दोस्तों कुछ प्रकाश जो है पृथ्वी रोक लेगी, चंद्रमा पर पहुंच नहीं पाएगा, इसलिए यहां पर का भाग जो है ब्लैक, धुंधला हो जाएगा। तो इसे अपन कहते हैं चंद्र ग्रहण, ल्यूनर एलिप्स कहते हैं। चंद्रमा को ल्यूनर कहते हैं, इसलिए चंद्र वर्ष को ल्यूनर वर्ष भी कहते हैं साथियों। तो इसे अपन कहेंगे चंद्र ग्रहण। समझ में आ गई बात आपको? ध्यान से सुनना, हमेशा चंद्र ग्रहण जो होता है पूर्णिमा के दिन ही होगा। ध्यान से सुनना साथियों, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन ही होगा, लेकिन हर पूर्णिमा को नहीं होता है। एक साल में 12 पूर्णिमा आती है, तो 12 पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होगा, लेकिन जिस दिन चंद्र ग्रहण होगा 100% गारंटी है पूर्णिमा ही होगी, पूर्णिमा ही होगी। यह आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब देखो आगे इसने पूछा है सुपर मून, ब्लू मून क्या होता है भाइयों? तो ध्यान से सुनना, सुपर मून क्या होता है? वर्ष में कोई ऐसी सिचुएशन जिस दिन चंद्रमा जो होता है पृथ्वी के थोड़ा नजदीक आ जाता है, इसलिए चंद्रमा का आकार थोड़ा बड़ा दिखाई देता है। मून से सुपर बन जाता है तो थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, थोड़ा ज्यादा चमकता है। इसी घटना को कहते हैं भाइयों सुपर मून। तो वो खगोलीय घटना जिसमें चंद्रमा और पृथ्वी थोड़े नजदीक आ जाते हैं, चंद्रमा का आकार थोड़ा बड़ा हो जाता है, ज्यादा चमकता है, वो घटना सुपर फ्लावर मून या सुपर मून कहलाती है। अब दोस्तों ब्लू मून क्या है? ध्यान से सुनना, एक महीने में 2 पूर्णिमा हो। ध्यान से सुनना भाइयों, एक ही महीने में 2 पूर्णिमा की स्थिति आ जाए तो दूसरी पूर्णिमा के दिन वाली जो स्थिति होती है ना, उसको ब्लू मून की घटना के नाम से जानते हैं। रिपीट कर रहा हूं, एक महीने में 2 पूर्णिमा हो और दूसरी पूर्णिमा के दिन वाला जो चंद्रमा की स्थिति हो उसे कहते हैं ब्लू मून की घटना। अब देखो सुनना दोस्तों, चंद्रमा पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6वां भाग होता है। गुरुत्वाकर्षण का मान बहुत कम होता है। ध्यान से सुनना, मान लो पृथ्वी पर जो चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण है उसका चंद्रमा पर कितना भाग होगा? 1/6वां भाग। यानी चंद्रमा पर कोई व्यक्ति 60 किलो का है तो यहां पर कितना हो जाएगा? 10 किलो का हो जाएगा। तो चंद्रमा पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6वां भाग होता है। इतना कम गुरुत्वाकर्षण होने के कारण ही चंद्रमा पर क्या है? वायुमंडल का अभाव है साथियों। वायुमंडल का क्या है? अभाव है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है साथियों। ध्यान से सुनना, अब देखो चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है, इसलिए दोस्तों तापमान में बहुत सारी भिन्नताएं हैं। कैसे? दिन का तापमान जो है साथियों लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जबकि रात्रि का जो तापमान होता है, रात्रि का तापमान वो माइनस में जाकर -180 डिग्री के सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। समझ में आ गई आपको बात? तो साथियों सुनना, दिन में तापमान ज्यादा, रात्रि में इतना कम। तो जब हमारी चांदनी रात होती है उस दिन टेम्परेचर बहुत कम होने के कारण ही हमारे पृथ्वी पर जो चांदनी रात में प्रकाश पहुंचता है चंद्रमा का, बहुत ही ठंडा होता है। इसलिए ध्यान रखना, चांदनी रातें आनंददायक होती है, ठंडी होती है। कंसेप्ट क्लियर हो गया? चलिए लास्ट एंड फाइनल जानकारी दे रहा हूं साथियों। देखो चंद्रमा की खोज के लिए सबसे पहले सोवियत संघ ने लूना 2 नाम से एक मानव रहित विमान भेजा। सोवियत संघ ने भेजा था साथियों, ध्यान से सुन लेना, वापस कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूं। चंद्रमा की जानकारी प्राप्त करने के लिए सोवियत संघ, आज तो केवल रूस हो गया, उस समय सोवियत संघ में सम्मिलित मिले हुए देश जो थे उसको सोवियत संघ कहते। तो सोवियत संघ ने एक मानव रहित विमान भेजा जिनका नाम था लूना 2।
फिर साथियों अमेरिका ने एक विमान भेजा जिसमें मानव सहित था, वो विमान अपोलो 11 नाम था। इसमें 3 मानव थे साथियों, 3 मानव थे। कितने मानव थे? 3 मानव थे। ध्यान से सुनना, 3 मानव थे, जिनमें एक मानव का नाम था नील एल्डन आर्मस्ट्रांग। क्या नाम था भाइयों? नील एल्डन आर्मस्ट्रांग नाम था। और यह वही मानव है जिसने चंद्रमा की धरती पर पहला कदम रखा था साथियों। नील एल्डन आर्मस्ट्रांग इसका पूरा नाम था। अपोलो 11 विमान से गया था और भाइयों चंद्रमा की धरती पर प्रथम कदम रखा था। तो बस आप इतना जरूर ध्यान रखें, इससे ज्यादा चंद्रमा के बारे में आपको कुछ नहीं मिलेगा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है साथियों, और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही हमारी पृथ्वी पर ज्वार भाटा उत्पन्न होता है समुद्रीय जल में। तो इतना ध्यान रखना। थैंक यू वेरी मच। पीसीएस की तैयारी करने वाले भाइयों से विनम्र निवेदन करता हूं, इस एक एक बात को नोट्स बनाकर लिखिएगा, आपके भविष्य में शायद लाभदायक साबित हो सकती है। थैंक यू वेरी मच।